डिस्क्लेमर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कहानी मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित की गई है। यह एक पूरी तरह काल्पनिक रचना है जिसे केवल दर्शकों के मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, परंपरा, प्रथा या विश्वास का अपमान करना कभी भी नहीं है। यह एक फिक्शनल कहानी है और इसमें बताए गए सभी तत्व केवल लेखक की रचनात्मक सोच का परिणाम है। और हाँ दोस्तों, अगर आप द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। ये खुलासा आरव पर एक जोरदार मुक्के की तरह आया। वह खुद को पूरी तरह मूर्ख महसूस कर रहा था। उसने इसे पहले कैसे नहीं देखा। अब एक एक करके सब कुछ जुड़ने लगा था। कोई ऐसा जिस पर आरव ने इतना भरोसा किया कि उसने उसके लिए एक वीडियो छोड़ा, फिर भी कोई विवरण साझा नहीं किया। ये केवल एक और परिवार का सदस्य हो सकता था। और ये देखते हुए कि आरव पहले ही अपने माता पिता को खो चुका था, दुनिया में उसके पास ज्यादा परिवार नहीं बचा था। बेशक वह विक्रम जैसे किसी को बहुत महत्व देता, उसे इतना महत्व देता कि वह नहीं चाहता था कि विक्रम इस सारी गंदगी में उलझे। आखिरकार शर्मा परिवार के निशाने पर सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, दो थे। मेरा भाई, आरव ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज अविश्वास से धीमी थी। लेकिन रुको, शर्मा परिवार का कोई सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम नहीं करेगा। क्या इसका मतलब है मुझे गोद लिया गया था? विक्रम ने समझाया। उसका लहजा शांत लेकिन भारी था, जिसका मतलब है कि मैं वास्तव में शर्मा परिवार का सदस्य नहीं हूं। तुम्हारे माता पिता बाकी शर्मा परिवार के सदस्यों की तरह नहीं थे, विक्रम ने कहा। वे अपनी संपत्ति का इस्तेमाल इसे और बढ़ाने के लिए नहीं करते थे, लेकिन साथ ही इसे पूरी तरह से अलग करना भी लगभग असंभव था। इसके बजाय उन्होंने अधिक परोपकारी लक्ष्यों पर ध्यान देना चुना। दुर्भाग्य से, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छी चीजें नहीं होती। जिस गांव में मैं रहता था वह संतों से भरा नहीं था। वहां कुछ बुरे लोग भी थे। जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे माता पिता वास्तव में कौन थे, उन्होंने एक योजना बनाई। वे उन्हें अपहरण करना चाहते थे, फिरौती के लिए। विक्रम की जबड़ा कस गया। उसका शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। मैं उन लोगों की पीठ नहीं फेर सकता था जिन्होंने मुझे मेरे दुखों से मुक्त किया था। इसलिए मैंने तुम्हारे माता पिता को बताया कि क्या हो रहा है। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि वे समय रहते निकल जाएं, और तभी उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा। और जब तुमने वे अनुरोध किए, तुमने मुझसे शर्मा सिक्योरिटी टीम के प्रमुख के रूप में नहीं पूछा। तुमने मुझसे अपने भाई के रूप में पूछा। लेकिन साथ ही रमा परिवार का हिस्सा होने का मतलब है कि मेरे पास करने की सीमा है। ये स्थिति मुझे तुम्हारी बेहतर देखभाल करने की क्षमता देती है, बनिस्बत इसके कि मैं बिल्कुल जुड़ा न हो। यह मुझे अधिक शक्ति देता है, लेकिन कई मायनों में यह शक्ति भी छीन लेता है। मैं शर्मा परिवार के सदस्यों से संबंधित मामलों में सीमा से बाहर नहीं जा सकता, और यह मुझे बहुत मुश्किल स्थिति में डाल देता है। ये सब जानने के बाद आरव ने फैसला किया कि वह केवल एक ही चीज कर सकता है। वह बिस्तर से उतरा और विक्रम की ओर अपना हाथ बढ़ाया। क्या? आरव ने पूरी तरह से हैरान होकर जवाब दिया। जब आरव अगले दिन सुबह जागा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह सही था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। हर इंच में दर्द हो रहा था। उसकी मांसपेशियां दुख रही थीं, चोटें गर्मी से जल रही थीं, और यहां तक कि सबसे छोटी हलचल भी दर्द की लहरें भेज रही थी। शुक्र है, भले ही स्कूल का दिन था, उसे छुट्टी थी। ये पहला काम था जो उसने विक्रम को उनकी नई समझ के बाद दिया था। उसने उसे स्कूल को सूचित करने के लिए कहा था कि आरव नहीं आएगा। अब उसके शरीर की हालत को देखते हुए यह साफ था कि वह कम से कम कुछ दिनों तक वापस नहीं जाएगा। कराहते हुए आरव ने आखिरकार खुद को बैठने के लिए मजबूर किया, अपने सिर पर एक हाथ रखकर, जैसे कि चक्कर को रोकना चाहता हो। कल क्या था? वह सब चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं, उसने सोचा। घात लगाकर हमला, स्कूल के छात्रों की भीड़ द्वारा पीछा किया जाना, उस छोटे से मेडिकल क्लिनिक में पहुंचना, अनन्या से मिलना, और आखिर में विक्रम के साथ वह बातचीत। वह कल क्या था? वह अभी भी विक्रम की आवाज को अपने दिमाग में सुन सकता था, बार बार दोहराते हुए, तीव्र और अडिग। तुम्हें किसे मारना है?
आरव ने जोर से बड़बड़ाया, विक्रम के हाव भाव की नकल करते हुए। उसका लहजा सपाट और नीरस था। मैं बता सकता था, उसका हर शब्द गंभीर था। उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर शायद ये कुछ ऐसा है जो उसने पहले किया हो, और वह भी कम उम्र में। लेकिन उसे इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के खिलाफ नहीं। फिर भी मेरे पक्ष में ऐसा कोई होना अच्छा है। आरव के होठों के कोने पर एक छोटी, लगभग अनिच्छुक मुस्कान खींची। वह जानता था कि विक्रम जैसा आदमी सोने से भी ज्यादा कीमती था, सकी संपत्ति से खरीद सकने वाली किसी भी चीज से कहीं ज्यादा। सही हाथों में ऐसा व्यक्ति अनमोल था। और अब उनके रिश्ते को एक नए रूप में ढालने के बाद उन्होंने कुछ चीजें शुरू कर दी थीं। विक्रम ने उसे चेतावनी दी थी कि शर्मा परिवार के अन्य सदस्य अभी भी करीब से नजर रख रहे होंगे, किसी गलती का इंतजार कर रहे होंगे। यह आरव के लिए सावधानी से काम करने का पर्याप्त कारण था, और उसने विक्रम से जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें संभालने को कहा था। तकनीकी रूप से वह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, वास्तव में नहीं, कम से कम इस आरव की नहीं। लेकिन ये जानना कि उसकी मौजूदगी उसके कार्यों से किसी और को खतरा हो सकता था, कुछ ऐसा था जिसे आरव नजरअंदाज नहीं करने वाला था, खासकर जब वह इसके बारे में कुछ कर सकता था। अभी के लिए वे विक्रम के अधीन मौजूद कुछ लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा 3, मुश्किल से 1 दस्ता, लेकिन वे गोपनीय, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और अस्थायी सुरक्षा के लिए पर्याप्त थे। मैं कोई कदम उठाने से पहले उसके लिए एक उचित निजी सिक्योरिटी टीम नियुक्त करूंगा, आरव ने सोचा, पहले से ही मानसिक रूप से लागत और व्यवस्था की गणना करते हुए। ये पर्याप्त से ज्यादा होना चाहिए। दीपक सोलंकी सबसे ज्यादा संभावना है कि उसे निशाना बनाएगा, लेकिन जब तक ऐसा होगा वह अब कोई समस्या नहीं रहेगा। फिर भी अगर शर्मा परिवार ने कुछ और करने की कोशिश की या किसी और को भेजा तो टीम को वहां होना होगा। बिस्तर पर सीधा बैठकर आरव ने अपना फोन निकाला और नोट्स ऐप खोला। उसने चीजें लिखना शुरू किया, अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए, विचारों को रणनीतियों में बदलते हुए। हर बुलेट पॉइंट, हर विवरण मायने रखता था, क्योंकि यह सिर्फ बदले या हाई स्कूल में जीवित रहने के बारे में नहीं था। और अगर एक हाई स्कूल का बच्चा अचानक अपने लिए भी शीर्ष स्तर की निजी सिक्योरिटी नियुक्त करता है, तो मेरा विरोधी, चाहे वह कोई भी हो, इसे भांप लेगा और वही करेगा। तो क्या कोई तरीका है कि मैं पैसे का इस्तेमाल करूं बिना उन्हें पता चले, छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे मैं कर रहा हूं? आरव के दिमाग में एक विचार कौन था। शर्मा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए वह बस एक बच्चा था, एक किशोर, एक ऐसा छात्र जो असल दुनिया में कभी कदम नहीं रखा। यही कारण था कि वे अपने गंदे काम के लिए स्कूल के बुलीज का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आरव के साथ कुछ गंभीर हुआ, कुछ स्पष्ट, तो उन्हें दादाजी दिनेश के हस्तक्षेप का जोखिम उठाना पड़ता। यही जोखिम एकमात्र कारण था कि वे अभी भी रुके हुए थे। वे नहीं उम्मीद करेंगे कि आरव चतुराई से काम करेगा। वे नहीं उम्मीद करेंगे कि वह इस तरह खेलेगा। ये वास्तव में काम कर सकता है, लेकिन ये खतरनाक है। मुझे मदद चाहिए होगी, मेरी अपनी मदद। अपने अंगों को खींचते हुए आरव ने अपनी मांसपेशियों में अभी भी मौजूद दर्द से कराहा। उसे चलते रहना था। स्थिर रहने से यह और बदतर हो जाता था। मैं वीकेंड तक स्कूल से बाहर रहूंगा, आरव ने दृढ़ता से सोचा। और फिर मैं दीपक सोलंकी को खत्म कर दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा। उसके बाद असली दुश्मन की बारी आएगी। तब मैं आखिरकार इस पैसे का इस्तेमाल इस तरह कर सकता हूं जैसे ये वाकई मेरा है। चलते हुए आरव ने अपना फोन निकाला और कुछ मैसेज भेजने शुरू किए। उसके कदम धीरे से फुटपाथ पर गूंज रहे थे, क्योंकि वह सड़क पर एक परिचित बिंदु की ओर बढ़ा। दोपहर की धूप उसकी पीठ को गर्म कर रही थी, क्योंकि वह वहां खड़ा था, इंतजार कर रहा था। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, सुरेश ने कहा, थोड़ा हांफते हुए। मुझे इस समय तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हें स्कूल में नहीं होना चाहिए। सुरेश ने जिम की ओर जाने वाला धातु का गेट खोला। थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर घुसा। वह गेट को आरव के पीछे बंद करने वाला था जब तक कि आरव ने उसे खुला छोड़ने का इशारा नहीं किया। सुरेश ने उसे एक नज़र दी, लेकिन बहस नहीं की। तुम हमें फिर से लड़ने के लिए तो नहीं बुला रहे ना? सुरेश ने भौं उठाते हुए पूछा। क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे कहना होगा कि इस बार वह कोई हथियार न इस्तेमाल करे। तभी दरवाजा फिर से चरमराया और कोई और अंदर आया। क्या ये सही जगह है? एक युवा आवाज ने पुकारा। ओह, एक नया ग्राहक, सुरेश ने उत्साह से कहा, कमरे के पार दौड़ते हुए। आखिरकार, आखिरकार, क्या तुम बॉक्सिंग सीखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें विश्व चैंपियन बनाऊं?
मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में तुम में विश्व चैंपियन बनने की काबिलियत है। तुम तीनों, आरव ने कहा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, मेरे रेंजर्स बनने जा रहे हो। और साथ में हम दीपक सोलंकी को खत्म करेंगे। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई जब तक कि सुरेश ने आखिरकार इसे तोड़ा। कौन? भले ही आरव ने स्कूल न जाने का फैसला किया था, कक्षाएं उसके बिना चलती रहीं। जिन छात्रों को उसने चोट पहुंचाई थी वे धीरे धीरे वापस आने लगे थे। हालांकि कई प्रवेश द्वार पर रुक रुक कर चल रहे थे, अंदर जाने से हिचक रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मुलाकात आरव से न हो जाए। यह नहीं पता था कि क्या करना है, क्या कहना है, या वह क्या कर सकता है। लेकिन जैसे ही पहली घंटी बजी और स्कूल आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, उन्हें कुछ समझ आया। वह वहां नहीं था। ज्यादातर के लिए यह एक बड़ी राहत की सांस थी। फिर भी उसकी अनुपस्थिति ने सवाल खड़े किए, आखिर क्या हुआ था। कक्षा के दौरान गुंडे अपनी डेस्क के नीचे एक दूसरे को टेक्स्ट करने लगे, जल्दी से ताज़ा खबरों का आदान प्रदान करने लगे। स्कूल से ज्यादा दूर नहीं हुए उस हादसे की खबर तेजी से फैल गई। कोई आश्चर्य नहीं कि आरव नहीं आया। हाँ, लगता है दीपक ने आखिरकार कदम उठाया, उसे दिखाया कि यहाँ असल में बॉस कौन है। लगता है अब बात खत्म। अगर वह इतना डर गया कि वापस नहीं आया, तो शायद बाकी लोग भी जवाब देना बंद कर देंगे। उनका डर धीरे धीरे कम होने लगा, उसकी जगह बढ़ती आत्मविश्वास ने ले ली। जब तक दीपक उनका साथ दे रहा था, उन्हें लगता था कि स्कूल की इन दीवारों के अंदर वे अछूत हैं। और आरव के चले जाने से उन्हें विश्वास था कि उनके रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता। फिर भी हर कोई ऐसा नहीं महसूस कर रहा था। जिन छात्रों ने उस दिन आरव से वास्तव में लड़ा था, जिन्होंने उसे करीब से देखा था, वे सनए आत्मविश्वास को साझा नहीं कर सके। भले ही वे एक साथ उस पर आए थे, उन्हें याद था कि आरव ने कितनी अच्छी तरह से लड़ा था, वह कितना मजबूत और लचीला था। जब ब्रेक टाइम आया, दीपक अपने हमेशा के ठिकाने पर जालीदार कोर्ट के पास टहल रहा था। अंदर छात्रों का एक बड़ा समूह आपस में धक्का मुक्की कर रहा था, हंस रहा था और रफ खेल रहा था। और यह हंसने वाली बात है, जय ने तीखे लहजे में कहा, क्या होगा अगर तुमने उसे वाकई मार दिया होता। आराम कर बड़े भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने सारा काम किया, सिद्धांत ने जवाब दिया। मैंने अपने निशाने का अभ्यास किया है। मुझे पता था कि यह कुछ गंभीर नहीं था। वैसे भी हम उसके घर जाकर उसे बाहर नहीं खींच सकते। ना, नहीं, दीपक ने तुरंत जवाब दिया, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि वह नहीं आया। अभी के लिए उसे छोड़ दो, हमारे पास इससे बड़े काम हैं। बस उस पर नजर रखो। दीपक ने कहा, अभी हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हमें दिखावट बनाए रखनी है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारा नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान दो। अगर कोई परेशानी हो तो उसे तुरंत न छोटी ही पटाना होगा। और अगर कोई बात करना चाहता है या कोई कदम उठाना चाहता है तो वह मेरे पास आए। आरव, वह अब हमारी समस्या नहीं है, लेकिन अगर वह कुछ करने की कोशिश करता है तो मैं खुद उससे निपटूंगा। वाह, स्टॉकर बन रहे हो, सिद्धांत ने हंसते हुए कहा। अरे क्यों न उसका नंबर भी मांग लो। जय ने सिद्धांत की ओर एक नजर डाली, लेकिन जवाब देने या कुछ शुरू करने के बजाय वह बस मुड़ा और चला गया। लंच के समय अनन्या ने सिया के साथ बैठना चुना। दोनों वास्तव में बात नहीं कर रहे थे, कम से कम एक दूसरे से नहीं। सिया ज्यादातर बात कर रही थी, जबकि अनन्या बस अपने खाने को कुरेद रही थी, मुश्किल से एक कॉल ले रही थी। चलो ना, सिया ने उत्साह भरे लहजे में कहा। मुझे लगता है कि अच्छा है कि आरव आज नहीं आया। उसे आराम की जरूरत है। और वैसे भी वे उसे घर पर ठीक होने के दौरान घात नहीं लगा सकते ना। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सिया ने एक पल बाद कहा। यह आरव के बारे में है। क्या उसने तुम्हें कभी बताया कि वह कहाँ से है? जैसे वह यहाँ आने से पहले किस स्कूल में था? इस सवाल ने अनन्या को थोड़ा सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। उसका ध्यान थोड़ा तेज हो गया। उसका परिवार, अनन्या ने धीरे से शुरू किया। उसने एक बार कुछ बताया था। वह यहाँ ट्रांसफर हुआ क्योंकि उसके दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई थी। और रहने की जगह का खर्च उठाने के लिए वह यहाँ के पास आ गया। ये समझ में नहीं आता, सिया ने अपने नाखून चबाते हुए धीरे से बड़बड़ाया। वह कौन है? वह और गहराई में जाना चाहती थी और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन सच तो ये था कि अनन्या को उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। आरव के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था और सिया इसे महसूस कर सकती थी। कुछ तो स्पष्ट रूप से चल रहा था। भले ही दिन का मध्य था, नियोन क्यूब के अंदर एक खास व्यक्ति बैठा था और वह अकेला नहीं था। घंटे के बावजूद
उसके एक हाथ में विस्की का गिलास था, जिसे वह धीरे धीरे पी रहा था, हर सोच समझकर किए गए हाव भाव के साथ एम्बर रंग का तरल गिलास के किनारे पर घूम रहा था। साहब, हमारे पास कुछ खबरें हैं, एक काले सूट में एक आदमी ने उसके पास आते हुए कहा। हमने आपकी हिदायत के मुताबिक दीपक की निगरानी जारी रखी है। हमें कुछ नई जानकारी मिली है। लगता है दीपक सीधे हमारे क्लाइंट से बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि वह आपको सौदे से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, सीधे उन्हें सप्लाई देने की पेशकश कर रहा है और आपकी कीमतों से कम कीमत दे रहा है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, गिलास पकड़े हुए आदमी स्थिर हो गया। उसकी उंगलियां गिलास के चारों ओर कस गईं, बस उसे अपने पकड़ में तोड़ने से कम। मुझे पता था कि ऐसा होगा। हमेशा होता है, उस आदमी ने धीमी और ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। ऐसे लोग, वे सोचने लगते हैं कि वे खेल से बहुत बड़े हो गए हैं। वे उस हाथ को भूल जाते हैं जो उन्हें खिलाता है और सोचने लगते हैं कि वे सब कुछ अकेले कर सकते हैं। उसने गिलास से एक और धीमा घूंट लिया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वे उपयोगी थे, कुछ समय के लिए, लेकिन अब वे एक समस्या बन रहे हैं। उसने गिलास को एक हल्के खनक के साथ नीचे रखा, उसका लहजा और सख्त हो गया। सिक्योरिटी टीम भेजो, उन्हें खत्म कर दो। जी साहब, सूट वाला आदमी ने हल्का सा झुककर जवाब दिया और फिर छायाओं में गायब हो गया। स्कूल खत्म होने के बाद दीपक ने चुनिंदा लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, सिद्धांत, जय और उनके सर कल के कुछ मजबूत सदस्यों को, हाल की स्थिति को संभालने के लिए धन्यवाद के रूप में और उन्हें मिले उदार बोनस के मद्देनजर दीपक ने उन्हें एक अच्छा भोजन कराने का फैसला किया था। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं था, ये रणनीति थी। वह एक टीम बना रहा था, न सिर्फ स्कूल के अंदर प्रभाव के लिए बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए। उसके पास ऐसी योजनाएं थीं जो कैंपस की सीमाओं से बहुत आगे तक थीं। और वैसे भी मुफ्त खाना किसे पसंद नहीं। समूह एक साथ सड़क पर चला, स्कूल के मैदान को पीछे छोड़ते हुए। उनके बीच हंसी की गूंज थी, लेकिन जैसे ही वे हाई स्ट्रीट के किनारे पहुंचे, इंजनों की गर्जना ने उनका ध्यान खींचा। कारें कोने से तेजी से आती हुई दिखीं, टायर चीख रहे थे। पलक झपकते ही दीपक ने सिद्धांत को उसकी शर्ट से खींच लिया, उसे ठीक समय पर पीछे खींच लिया जब एक कार रुकते हुए कुछ इंच की दूरी पर आकर ठहर गई। इन लोगों को क्या हो गया है? क्या ये नशे में है या कुछ और? सिद्धांत ने चिल्लाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मूर्ख, जय ने बड़बड़ाया, आगे बढ़ते हुए। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। चारों तरफ देखो, उन्होंने हमें आगे और पीछे से घेर लिया है। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक जाल है। दरवाजे खुल गए, लोग बाहर निकले, कुछ काले सूट में, कुछ धूप के चश्मे में और कुछ ने अपने चेहरों को बालाक्लावा से ढक रखा था। ये साफ था कि हर नया आने वाला एक वयस्क था, और कोई साधारण वयस्क नहीं। वे अच्छी तरह से बने बनाए, प्रशिक्षित थे और उद्देश्य के साथ चल रहे थे। लगता है यह एक थकाऊ दिन होने वाला है, दीपक ने अपनी गर्दन चटकाते हुए बड़बड़ाया। नियोन क्यूब नाइट क्लब के अंदर पिनस्ट्रिप सूट में वह आदमी बैठा रहा, शांति से सिगरेट पीते और शराब पीते हुए। उसे अब तक पता नहीं था कि उसने कितने गिलास चढ़ा लिए थे, लेकिन वह निश्चित रूप से इसका असर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने अगले पे को आलसे से घुमा रहा था, उसे अपने दाईं ओर दरवाजा चरमराने की आवाज सुनाई दी। सिर घुमाकर उसने अपने सिक्योरिटी हेड को दरवाजे पर खड़ा देखा। क्या तुम उन बच्चों को ठिकाने लगा पाए? उस आदमी ने लापरवाही से पूछा। सुना है वे उम्मीद से थोड़े कठिन थे। उम्मीद है तुमने उन्हें ज्यादा बुरी तरह से नहीं मारा। सूट वाला आदमी अपने पैरों पर उछला, चौंक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि कौन अंदर आया था। दीपक, यह क्या हो रहा है? हमें तुम्हारा छोटा सा स्वागत समारोह मिला, दीपक ने शांत मुस्कान के साथ अंदर चलते हुए कहा। और हमने उससे निपट लिया। मैंने सोचा कि मुझे उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे इतना विचारशील उपहार भेजा। एक एक करके बाकी लोग उसके पीछे कमरे में आए, अपने नेता के पीछे कदम रखते हुए। पिनस्ट्रिप सूट वाला आदमी घबराहट में जम गया, उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। ये तो बस हाई स्कूल के बच्चे थे। हाँ, वे बड़े किशोर थे, शायद वयस्कों के करीब, लेकिन फिर भी बच्चे। और उसने उनके पीछे अपनी असली सिक्योरिटी टीम भेजी थी, प्रशिक्षित पेशेवर। ऐसे लोग जो खास तौर पर उसकी रक्षा के लिए रखे गए थे। ऐसे लोग जो ऐसी ही परिस्थितियों को संभालने के लिए थे। इन बच्चों ने उन्हें कैसे हरा दिया? दीपक, मेरी बात सुनो, तुम्हें समझना होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस आदमी ने कांपती मुस्कान के साथ कहा। तुमने सीमा लांघ दी। मैंने सुना कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे पीठ पीछे जाकर, सीधे क्लाइंट्स के साथ डील करके।
मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ा कि बॉस कौन है। अगर तुमने वह सीमा नहीं लांघी होती तो मैं उन्हें कभी नहीं भेजता। दीपक ने एक छोटी हंसी छोड़ी, अपने सिर को धीरे से हिलाया। फिर बिना एक और शब्द बोले वह आगे बढ़ा। उस आदमी के सामने खड़े होकर दीपक ने हाथ बढ़ाया, उसका सिर पकड़ा और जोर से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़, आदमी का सिर एक तरफ झटका, फिर दोबारा दूसरी दिशा से थप्पड़, और फिर आदमी ने अपनी बाहों को बचाव में उठाने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने उन्हें ऐसे हटा दिया जैसे वे कुछ भी नहीं हो, और फिर से मारा। तुम तो जवाब भी नहीं दे सकते, दीपक ने उस आदमी को घृणा से देखते हुए कहा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जवाब कैसे देना है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी मारा गया है? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? दीपक ने कहा। तुम्हें नहीं लगा कि मुझे उत्सुकता होगी कि तुम्हारा सारा पैसा कहाँ से आता है? तो मैंने खोदना शुरू किया, और फिर मैंने और गहराई तक खोदा, और जो मुझे मिला। उसने आदमी का सिर छोड़ दिया, उसे नीचे गिरने दिया। खैर, यही एकमात्र कारण था कि मैंने पहली बार में कदम उठाने का फैसला किया। मुझे सच पता है, उसने कहा, पीछे मुड़े बिना। अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे बस अभी तक ये समझ नहीं आया कि आरव इसमें कैसे फिट होता है। उसने कंधे के ऊपर से एक नजर डाली, उसकी आवाज अंतिम थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अब हमारे बॉस नहीं हो। ठाकुर जिम के अंदर, जो आमतौर पर अधिकतम 2 लोगों से भरा होता था, अब 4 लोग थे। सुरेश नायर, इस जगह का मालिक, काउंटर के पीछे खड़ा था। आरव शर्मा, उसका एकमात्र नियमित ग्राहक, हमेशा की तरह मौजूद था। फिर वह आदमी था जो एक बार पहले आ चुका था, जिससे सुरेश कभी नहीं भूल सकता, विक्रम सिंह। और आखिर में सबसे आश्चर्यजनक बात, एक और छात्र था। लेकिन यह वाला ग्राहक नहीं था। ये बात आरव ने पहले ही स्पष्ट कर दी थी। अपने छोटे से जिम में इन सबको एक साथ देखकर सुरेश अपने आप से एक बड़ा सवाल पूछ रहा था, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया कि मैं यहां पहुंच गया? वह स्थिति को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि आरव ने उन्हें क्यों इकट्ठा किया, वे क्या योजना बना रहे थे। और जब आरव ने आखिरकार सब कुछ समझाना शुरू किया, तो सुरेश को गंभीरता से लगने लगा कि वह किसी बुखार के सपने में फंस गया है। रुको, 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 सुरेश ने एक हाथ उठाते हुए कहा, जबकि दूसरा हाथ अपने माथे पर रगड़ रहा था। मुझे इसे समझने की कोशिश करने दो। शुरू से उसने उस छात्र की ओर इशारा किया। तो सबसे पहले ये लड़का, ग्रीन, जतिन भट्ट ने तुरंत सुधार किया। हाँ ठीक है जतिन, ये तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है, सुरेश ने आरव की ओर देखते हुए कहा, और यह उस समूह का हिस्सा था जो तुम्हें तंग करता था, है ना? और अब किसी तरह, सुरेश ने धीरे धीरे जारी रखा, ये तुम्हारी मदद कर रहा है उस स्थिति में जो तुम फंस गए हो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में कोई मुख्य गुंडा है जो तुम्हें निशाना बना रहा है, और वही ये दीपक सोलंकी होगा। और अब तुमने यहाँ सबको इकट्ठा किया है, इस पूर्व गुंडे, तुम्हारे बॉडीगार्ड या जो भी वह है, और मुझे, इस मुख्य गुंडे को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए? सुरेश ने भौहें उठाकर पूछा। सुरेश ने अपने कनपटी रगड़े। उसे लगा जैसे उसे लेटने की जरूरत है। जब उसने हाई स्कूल छोड़ा, प्रो बॉक्सर बना और आखिरकार एक शांत छोटा सा जिम खोला, तो उसने नहीं सोचा था कि जिंदगी उसे यहाँ ले आएगी। तुम गंभीर नहीं हो सकते, है ना? सुरेश ने आरव को ऐसे घूरते हुए पूछा जैसे वह पूरी तरह पागल हो गया हो। तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं कुछ हाई स्कूल के बच्चों को पीटने में? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास कोई आत्मसम्मान नहीं है? उसे याद था जब आरव ने आखिरी बार ऐसी किसी बात का इशारा दिया था, जब उससे एक अजीब सवाल पूछा गया था जो उसके दिमाग में अटक गया था। सुरेश ने सोचा था कि शायद आरव उससे अपने गुंडे से लड़ने के लिए कहेगा, लेकिन इसके बारे में सोचना और वास्तव में इस स्थिति में होना दो बहुत अलग चीजें थीं। मैं समझ गया, सुरेश ने बड़बड़ाया। तो अगर ऐसा है तो तुम्हें वाकई हमारी मदद चाहिए। मेरा मतलब है, मैं समझता हूं तुम उनसे बदला लेना चाहते हो, और शायद तुम अकेले यह नहीं कर सकते, लेकिन मुझे वाकई इसके बारे में सोचना होगा। मैं बस इधर उधर ऐसी चीजें नहीं कर सकता। भले ही आरव एक एक करके उनसे भिड़ जाए, उन्हें धराशायी कर दे, वे फिर भी आते रहेंगे। दीपक सोलंकी ऐसा नेता नहीं था कि जिसे हरा देने पर सब कतार में लग जाएं। यह कोई घिसा पिटा फिल्मी दृश्य नहीं था। लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और किसी भी पल वे कर सकते थे, और शायद करेंगे, उस पर पलट जाएं, एकजुट हो जाएं, और उसे फिर से क्रूर मार दें। तो ऐसा होने से रोकने का एकमात्र तरीका, ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका कि मारपीट के बाद कोई कुछ करने की कोशिश न करे, या
था कि आरव अपनी खुद की एक टीम बनाए। एक ऐसी टीम जो सबको दिखाए कि उससे उलझने का मतलब है उन सब से निपटना। समस्या ये थी कि इस नए शरीर में रहने के कम समय में ये ही वे लोग थे जिन्हें आरव वास्तव में जानत था। एकमात्र लोग जो शायद वाकई उसकी मदद कर सकते थे। आरव, जतिन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी कक्षा में मदद की थी, लेकिन यह इसलिए नहीं कि हम दोस्त हैं। उस स्थिति में मुझे चोट लगी थी, और अब सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, मेरे लिए चीजें और खराब हो गई हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहा तो यह और बिगड़ेगा। और अब तुम दीपक और पूरे स्कूल से भिड़ना चाहते हो। यह पागलपन है। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए जतिन मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। सुरेश ने उसे जाते हुए देखा और उसके पेट में कुछ उमड़ने लगा। लेकिन लंबे विराम के बाद उसने एक आह भरी और अपनी डेस्क की ओर चल दिया। जैसे ही दोनों जाने के लिए तैयार होकर चलने लगे, आरव स्थिर खड़ा रहा, उसकी आंखें केंद्रित थीं। लेकिन उसके पास कुछ अंतिम शब्द थे, शब्द जो दोनों को बीच रास्ते में रुकने पर मजबूर कर दिए। 50 लोगों के साथ 1 लाख रुपये का इनाम है। ठाकुर जिम के अंदर केवल 2 आवाजें गूंज रही थीं। मुखों की तेज थपथपाहट जो एक के बाद एक पैड्स पर पड़ रही थी, और हर प्रहार के साथ आने वाला नारा, पैसा पैसा पैसा। जतिन ने हर मुक्के के साथ चिल्लाया। फिर से सुरेश ने पैड्स उठाते हुए दहाड़ा, पैसा पैसा पैसा। जतिन ने और जोर से मुक्के मारते हुए हर शब्द के साथ चिल्लाया। हर नारे के साथ जतिन ने पूरी ताकत से प्रहार किया। प्रत्येक हिट में इतनी ऊर्जा डाल रहा था जैसे वह उस वेतन के वादे को सीधे तोड़ रहा हो। इन दोनों ने तो अब पूरी तरह राग बदल लिया। विक्रम ने किनारे से टिप्पणी की, है ना? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे ऐसा ही उम्मीद थी। जैसे ही आरव ने बताया कि वह प्रति नॉकआउट 2000 रुपये देने को तैयार है, उनके सिर चुंबक की तरह घूम गए। और बस उसी पल उन्होंने दीपक सोलंकी को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए हामी भर दी। वे इतने उत्साहित थे कि आरव को यकीन था कि वह उनकी आंखों में रुपये के चमकते चिन्ह देख सकता था। एक बार जब वे तैयार हो गए, आरव ने सुरेश से जतिन को ठीक से प्रशिक्षण देने के लिए कहा। जतिन के पास ढेर सारा गली का लड़ाई का अनुभव था। वह अपनी कक्षा में सबसे मजबूत में से एक था, लेकिन फिर भी कबीर मल्होत्रा या कुछ अन्य लोगों के स्तर पर नहीं था। उसके पास कच्ची ताकत तो थी, लेकिन तकनीक नहीं। सुरेश को आर्थिक परेशानियां हो रही थीं। आरव ने देखते हुए कहा, तो मुझे लगता था कि वह हाँ कहेगा। जहां तक जतिन की बात है, मुझे यकीन है कि 2000 रुपये भी उसके लिए एक छात्र के रूप में कल्पना से ज्यादा पैसा है। इससे पहले कि आरव को विक्रम के बारे में सच पता चलता, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ सुझाएगा, छात्रों को पैसे देकर उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन अब जब उसे विक्रम की असली प्रकृति का पता चल गया था, उसके आसपास होना अजीब तरह से सुकून देने वाला था। कम से कम वह इस बारे में ईमानदार था कि वह कौन है। यह बाकी छात्रों के साथ काम नहीं करेगा, आरव ने कहा। वे बस पैसा ले सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और मुझे लगता है कि दीपक का उन पर पकड़ है, एक डर की पकड़। एक व्यक्ति को नियंत्रित करना संभव है। जतिन पहले ही गलती से एक पैर दरवाजे से बाहर रख चुका था। अगर मैंने उसे शुरू से बता दिया होता कि उसे दीपक के खिलाफ जाना है, तो मुझे यकीन नहीं कि सिर्फ पैसा उसे मना लेता। इस बीच आरव अभी भी प्रशिक्षण नहीं ले सकता था। उसका शरीर हर जगह दर्द कर रहा था, लेकिन इस खाली समय में वह सोच रहा था। और आखिरकार उसे एक योजना सूझी, एक ऐसी योजना जो उसे कोई परेशानी नहीं देनी चाहिए, या कम से कम उसे ऐसी उम्मीद थी। सुरेश हमेशा की तरह उन्हें जिम में प्रवेश देने के लिए धातु की रेलिंग खोलने गया। लेकिन आरव ने हाथ उठाया। हम निजामाबाद जा रहे हैं। निजामाबाद, ये जगह आरव के लिए बहुत खास थी। उसका गृहनगर, जहां वह बड़ा हुआ, जहां उसने स्कूल पढ़ाई की, और सबसे महत्वपूर्ण, जहां उसने स्कॉर्पियन गैंग की नींव रखी और अपना पहला साम्राज्य बनाया। उसे अपने बनाए हर चीज पर गर्व था, जब तक वह शर्मा साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ। क्योंकि जैसा कि लोग कहते हैं, तुलना खुशी की चोर है। उसने आज की योजना के लिए इस शहर को चुनने का कारण सरल था। वह इसे किसी से भी बेहतर जानता था। हर गली का कोना, हर गलियारा, हर दुकान का सामने और छाया, लोग, शॉर्टकट, रहस्य, यह उसका शहर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वापस आऊंगा, आरव ने सोचा। मैंने हमेशा योजना बनाई थी कि जब मैं तैयार होऊंगा, तब वापस आऊंगा, इसे फिर से हासिल करने के लिए। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। तो आरव, जतिन ने पीछे की सीट से आगे झुकते हुए कहा, क्या तुम बताने वाले हो कि हम एक पूरी तरह अलग शहर क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि यह किसी खतरनाक खेल का माहौल लगने लगा है। उसने शक भरी नजरों से देखा, जैसे तुम हमें कहीं जंगल में छोड़कर यह नहीं कहने वाले कि जो पहले भाग निकलेगा वही जीतेगा, या हमें पैसे के लिए एक दूसरे को मारने के लिए नहीं कहने वाले ना। जतिन आरव को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन जितना वह जानता था वह खतरे की घंटी बजाने के लिए एक काफी था। आरव ने पेंसिल से लोगों को चाकू मारा था, दूसरों को संदिग्ध काम करने के लिए पैसे दिए थे, और उसे पावर रेंजर्स के साथ असामान्य रूप से गहरा जुनून था। तो सच कहें, यह विचार इतना असंभव भी नहीं था। अगर मैं तुम्हें अभी बता दूं, आरव ने जवाब दिया, तो शायद तुम सब कार से कूद जाओ। हम जब करीब पहुंचेंगे तब मैं समझाऊंगा। लंबी यात्रा के साथ समूह आखिरकार शांत हो गया और बातचीत शुरू हो गई। या कम से कम सुरेश और जतिन ने बात शुरू की। सुरेश ने अपने बॉक्सिंग के दिनों की कहानियां साझा करना शुरू किया, एक जर्नीमैन होने का अनुभव, लड़ाइयां, लगभग जीत और क्रूर हार। जतिन ने आश्चर्यजनक रुचि के साथ सुना, कभी अविश्वास या आश्चर्य में कुछ बोलते हुए। सुरेश ने बताया कि कैसे अपने बॉक्सिंग के दिनों में लोग अक्सर उनके पास आते थे और उनसे जानबूझकर हारने के लिए कहते थे ताकि उनके विरोधी अच्छे दिखें। वहीं सुरेश को उस अजीब स्कूल के बारे में उतना ही आकर्षण था जहां से बाकी लोग आए थे। उसने दीपक सोलंकी के बारे में सवाल पूछना शुरू किया, इस विचार को समझने में असमर्थ कि एक हाई स्कूल का छात्र मॉब बॉस की तरह डर पैदा कर सकता है। चलो ना, सुरेश ने कहा, इतना ताकतवर बच्चा जरूर किसी चीज में प्रशिक्षित होगा। तुम्हें इतना डर तभी मिलता है जब तुमने किसी असली लड़ाई का अभ्यास किया हो ना। मुझे सचमुच नहीं पता, जति न ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उसके साथ के दो लोग, सिद्धांत को हथियार और छिपकर हमला करना पसंद है। उसे लोगों पर तब हमला करने में कोई दिक्कत नहीं जब वे देख नहीं रहे। वैसे कुछ आरव जैसा ही लगता है। आरव ने उस टिप्पणी को नजरअंदाज करना चुना। जहां तक जय की बात है, जतिन ने आगे कहा, वह एक बड़ा लड़का है, बहुत ताकतवर। ऐसा लगता है जैसे उसे कुश्ती का कुछ ज्ञान हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी को उसे गिराते देखा है। लेकिन दीपक, मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कभी लड़ते देखा है। या तो ऐसा है या फिर उसकी लड़ाइयां बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। उसके विरोधी हमेशा जमीन पर खून से लथपथ पड़े होते हैं, इससे पहले कि कोई वहां पहुंचे। और सच कहूं, ये और भी डरावना है। आरव ने ध्यान से सुना। ये विवरण उसे यह समझने में मदद दे रहे थे कि क्या उम्मीद करनी है और किससे सावधान रहना है। अगर मुझे उससे भिड़ना पड़ा, खासकर उसे बचाने के बाद, आरव ने सोचा, ये वाकई एक समस्या हो सकती है। जैसे जैसे यात्रा चलती रही, जतिन के दिमाग में एक सवाल बार बार उभर रहा था, और करने को कुछ न होने पर उसने सोचा कि अब पूछने का समय है। आरव, मैं सोच रहा था, जतिन ने कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से है? और अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम हमारे स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो? तुम वास्तव में हो कौन? पूरी यात्रा में पहली बार आरव के ठीक बगल में बैठा विक्रम मुड़ा और उनकी ओर देखा। उसकी घूरती नजर किसी उग्र सांड को भी रोक सकती थी। ये जतिन और सुरेश पर एक झटके की तरह पड़ी जिसने दोनों को तुरंत चुप कर दिया। मुझे कट मारो, जतिन ने आंखें फाड़कर जवाब दिया। आरव उनकी प्रतिक्रियाओं पर हंसा। मुझे तुम दोनों को बताने में कोई आपत्ति नहीं, उसने कहा। लेकिन चेतावनी देता हूं, अगर तुम सच जान गए तो बहुत संभावना है कि तुम्हार बड़ी ही जिंदगी मेरी जैसी हो जाएगी। मेरे निशाने पर होने का एक कारण है, दीपक की वजह से, कबीर की वजह से, और इसलिए हमें इतना आगे जाना पड़ा। मुझे कुछ दिन पहले चाकू मारा गया था। तो अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो एक अच्छा मौका है कि तुम मर सकते हो। ठीक है? नहीं, हम ठीक हैं, सुरेश ने जल्दी से कहा, अपने हाथ उठाते हुए। हमें जानने की जरूरत नहीं। बेहतर है कि हम न जाने। हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि हमें पैसा मिले। आखिरकार कार निजामाबाद में दाखिल हुई। यह विशाल था, लगभग मंगलुरु जितना बड़ा, और जैसे ज्यादातर बड़े शहरों में होता है, इसका केंद्र गगनचुंबी इमारतों और कांच की बिल्डिंगों से भरा था। लेकिन वह एक केंद्र की ओर नहीं जा रहे थे, वे बाहरी इलाकों की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, दृश्य बदलने लगा। सड़कें और उबड़ खाबड़ हो गईं। फुटपाथ पर कचरा बिखरा था। घर एक दूसरे के करीब सटे थे, कुछ की खिड़कियां तख्तों से बंद थीं या फाटकों पर जंग लगी थी। आखिरकार वे एक पुराने औद्योगिक क्षेत्र की ओर मुड़ गए। कार एक जंग लगे, आधे ढह चुके ऑटो रिपेयर शॉप के सामने धीरे से रुकी। ऊपरी दीवार पर लाल रंग से स्प्रे पेंट किया गया था। हाँ, आरव ने कार से बाहर निकलते हुए कहा।
तुमने पूछा था कि मैं तुम सबको यहाँ क्यों लाया ना। वह उनके सामने मुड़ा, अब गंभीर हो गया। खैर, इसलिए क्योंकि अभी मुझे तुम सबको मेरे बॉडीगार्ड के रूप में काम करने की जरूरत है। क्योंकि जहां हम हैं, ये जगह द पिट, हम एक असली गैंग के इलाके के बीच में खड़े हैं। कार में बैठे बाकी लोग गैंग शब्द सुनकर हैरान रह गए और यहां तक कि ड्राइवर विजय कुमार भी मुड़कर देखने लगा। उसकी आंखें जैसे सिर से बाहर निकल रही हों। जब लोग गैंग या माफिया जैसे शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत कुछ खास छवियां उभरती हैं। ज्यादातर ये वही होता है जो उन्होंने न्यूज में देखा या लोकप्रिय टीवी शोज में। और सच कहें तो ये लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग नहीं माने जाते। अब वे यहाँ थे, इस दुनिया के ठीक बीच में, इतने करीब कि यह आरामदायक नहीं था। फिर भी आरव ने इतना जोखिम भरा कदम उठाने का एक कारण था। उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। छात्रों द्वारा हमला होने के बाद वह उन्हें अब सिर्फ किशोर नहीं मानता था, वह उन्हें एक गैंग के रूप में देखता था जो अपन बड़ी ही मंजिल पाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार था। तो एक गैंग से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? एक दूसरी गैंग को किराए पर लेना जो उनका ख्याल रखे। एक तो उन्हें अपनी तरफ और लोगों की जरूरत थी, ऐसे लोग जो वास्तव में लड़ने को तैयार हों। और असली गैंग के सदस्य इसका जवाब थे। यह उन लोगों से ध्यान हटाए बिना लड़ाकों की भर्ती करने का एक तरीका भी था जो शायद उसकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई भी कर सकता था। गैंग बेरहम होते हैं, खतरनाक। सवाल यह था, आप सही लोगों को कैसे ढूंढते हैं? आपको कैसे पता कि किस पर भरोसा करना है? आप वफादार, कुशल और अपने नियमों के प्रति सच्चा कोई कैसे ढूंढते हैं? लेकिन आरव के लिए यह अलग था। वह इस शहर को अंदर बाहर जानता था। और जब बात गैंग की आए तो आरव उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। दरवाजा खोलने की हिम्मत मत करना, जतिन ने चिल्लाया, खुद को सीट से चिपकाते हुए। तुम हमें सचमुच एक असली गैंग के अड्डे पर ले आए? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पैसा भी यहाँ तुम्हें बचा सकता है। क्या तुम्हें लगता है मैं मरना चाहता हूँ? आरव ने शांति से जवाब दिया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा करो, मैं भी मरने की तलाश में नहीं हूँ। वह कार से बाहर निकला और पीछे मुड़ा। वैसे भी यह उतना खतरनाक नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हम सिर्फ एक स्ट्रीट लेवल गैंग से मिल रहे हैं। स्ट्रीट लेवल गैंग? सुरेश ने भ्रमित आवाज में दोहराया। जिस तरह आरव ने ये कहा वह ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन न तो सुरेश और न ही विक्रम को इसका कोई अंदाजा था कि उसका मतलब क्या है। 3 तरह के गैंग वास्तव में एक साथ काम करते हैं, आरव ने शुरू किया। वे एक संरचना बनाते हैं जिसमें सबसे ऊपर तक तालमेल होता है। स्ट्रीट लेवल गैंग आमतौर पर उन लोगों से बने होते हैं जो छोटी मोटी चोरी में शामिल होते हैं। कभी कभी टैगिंग, धमकी देने का काम, उगाही और ऊपरी स्तर के गैंग के लिए कुरियर का काम। कुछ मामलों में उन्हें टफ वॉर में भी इस्तेमाल किया जाता है। वह रुका, अपनी उंगलियों से दरवाजे को हल्के से थपथपाते हुए। इसी वजह से इन समूहों के ज्यादातर सदस्य युवा और लापरवाह होते हैं। वे ऊपरी लोगों से पहचान चाहते हैं और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए वे हमारे लिए एकदम सही होंगे। रुको, तुमने 3 स्तरों की बात की थी ना? बाकी 2 क्या हैं? स्ट्रीट लेवल वालों के ऊपर क्या है? उनके ऊपर दूसरा स्तर संगठित समूह है, उसने कहा। उनका मुख्य ध्यान मुनाफा और नियंत्रण पर होता है। वे स्ट्रीट गैंग का इस्तेमाल ज्यादातर गंदे कामों के लिए करते हैं, लेकिन जब वे सीधे शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा हो रहा है। वे नशीली दवाओं के व्यापार, काला बाजार की बिक्री, शायद भूमिगत फाइटिंग रिंग्स पर ध्यान देते हैं। उनके पास जो पैसा आता है उससे उनके पास शहर में असली प्रभाव होता है। अलग अलग समूहों की अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे काम करते हैं और वे अपने पैसे को कहां निवेश करते हैं। फिर आखिरी में आपके पास एलीट सिंडिकेट्स हैं, आरव ने आगे कहा। कुछ मायनों में वे दूसरे समूह के साथ उसी जगह पर काम करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अलग लीग में हैं। आरव का लहजा अब पूरी तरह गंभीर था। वे अक्सर निचले स्तरों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें संगठित समूह भी शामिल हैं, बिना उन लोगों को ये भी पता चले। वे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे, आरव के हर शब्द को सुन रहे थे। यह ऐसा था जैसे कोई एक छिपी हुई दुनिया का खुलासा कर रहा हो जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। रुको, जतिन ने आखिरकार पूछा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। क्या उनके पास वाकई राजनीतिक अभियानों को प्रभावित करने की ताकत है? और न्यूज़ वगैरह इस पर कुछ नहीं कहते? बिल्कुल, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा।
और याद रखो मैंने क्या कहा, ये सब नीचे से शुरू होता है। सब कुछ स्ट्रीट लेवल गैंग से शुरू होता है। आमतौर पर ये सदस्य होते हैं जो ऊपर बढ़ते हैं, समूहों के बीच बदलते रहते हैं जैसे जैसे वे सीढ़ी चढ़ते हैं। लेकिन दुर्लभ मामलों में एक स्ट्रीट लेवल गैंग एक संगठित समूह में विकसित हो सकता है और वहां से उन्हें एलीट सिंडिकेट में शामिल होने का न्योता मिल सकता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, उसने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि आज हम एक स्ट्रीट लेवल गैंग से मिल रहे हैं, वो समूह जो लड़ाई करने का सबसे ज्यादा आदी है और जिसे मेरे पास मौजूद एक चीज से आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। एक एक करके समूह टैक्सी से बाहर निकला। ड्राइवर विजय कुमार, जिसने स्पष्ट रूप से वह सब सुन लिया था जो वह सुनना चाहता था, ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने गैस दबाई और सड़क पर गायब हो गया। समूह अब एक असली गैंग से आमने सामने होने वाला था और उनमें से कोई भी इस बारे में खास उत्साहित नहीं था। आखिरकार आरव ऐसा व्यक्ति था जो अपने परिवार के सदस्यों को भी याद नहीं रख सकता था, लेकिन गैंग की संरचना और अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशंस के बारे में ऐसे बात कर सकता था जैसे उसने नियमों की किताब खुद लिखी हो। और आरव उनका नेता था। पूरा समूह परित्यक्त ऑटो गराज के बीच से चलता रहा। उनके चारों ओर पुरानी कारों के जंग लगे ढांचे थे जिन्हें उनके फ्रेम तक छीन लिया गया था और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। वे आगे की आवाजों का पीछा कर रहे थे। दुकान के ठीक परे एक तेज और हंगामेदार समूह की आवाज। सुरेश और जतिन हर आवाज पर चौंक रहे थे, बार बार अपने कंध ओह के ऊपर देख रहे थे जैसे कोई पल में उन पर कूद पड़ने वाला हो। हाँ, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सुरेश ने खुद को उत्साहित करने की कोशिश करते हुए कहा। अगर वे मुझे लूट भी लें तो मैं पहले से ही माइनस में हूं। तो ऐसा नहीं कि वे कुछ और ले सकते हैं। यार, मुझे आशा है कि मैं बड़ा होने पर तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा, जतिन ने सुरेश के अजीब तरह से गर्व भरे चेहरे को तिरछी नजर से देखते हुए कहा। तूने अभी क्या कहा? और तुझे गुंडा होने पर गर्व है? कम से कम मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, ड्रीम। और अब तुम मुझे तंग कर रहे हो, जतिन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन जैसे ही उनकी आवाजें तेज हुईं, दोनों चुप हो गए। वे अभी कोने को पार कर चुके थे और अब दुकान का सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा था। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी आसपास बिखरी हुई अस्थायी फर्नीचर, टायरों, क्रेट्स और टूटे हुए हिस्सों से जोड़ी गई कुर्सियां और मेजें। कोने में एक पुराना स्टीरियो सिस्टम रखा था जो एक पुराने स्पीकर से संगीत बजा रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी टूटे फूटे जनरेटर से चल रहा हो, जो मुश्किल से टिका हुआ था। पीछे की ओर एक पुराने घिसे हुए सोफे पर एक युवा लड़का लेटा हुआ था जिसने काला ट्रैकसूट पहना था। वह खास तौर पर मजबूत या एथलेटिक नहीं दिखता था, लेकिन उसकी तेज सनकरी आंखें सीधे सामने देख रही थीं, बिना पलक झपकाए। सके हल्के नारंगी रंग के बाल शायद पहली चीज थी जो लोग देखते, लेकिन जो उसे वाकई अलग बनाता था वह थी उसकी आंखों में ठंडी पड़ने में मुश्किल नजर। सुरेश ने अपना सिग्नेचर लाल ट्रैकसूट पहना था। वहीं विक्रम एक पूरे काले सूट में लंबा खड़ा था, जैसे वह अभी अभी किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम से निकला हो। ये सिर्फ उनके कपड़े नहीं थे, यह उनकी पूरी मौजूदगी थी। उनमें से हर एक ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी तरह अलग दुनिया से आए हों। उनके सामने खड़े समूह के उलट आरव का दल स्पष्ट रूप से एक अजीब मिश्रण लग रहा था। मैं यहाँ द पिट के नेता से बात करने आया हूँ, आरव ने जोरदार आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा। मेरे पास कुछ काम है। बाकी गैंग अब उनके पीछे घेरा बनाकर खड़ा हो गया था, उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। दो और लोग नेता के दोनों तरफ खड़े थे और फिर भी आरव को मानना पड़ा, स्कूल के माहौल की तुलना में ये स्थिति उतनी बड़ी ही तनावपूर्ण नहीं लग रही थी। वहां जो डर वह महसूस करता था वह यहां से ज्यादा गहरा था। एक स्कूल का बच्चा हमारे साथ, द पिट के साथ व्यापार करना चाहता है, नेता रवि शेट्टी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हें पता है ना, हम कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है जो किसी के लिए भी काम करता हो, खासकर तुम जैसे नींबुओं के लिए। उसकी आवाज स्थिर, ठंडी और तीखे मजाक से भरी थी। तुम्हें ये जगह कैसे पता चली? तुमने हमारा अड्डा कैसे ढूंढ लिया? अंडरवर्ल्ड में संपर्क बनाना आसान नहीं था। आमतौर पर गैंग आपको ढूंढता था, न कि आप उन्हें। और तब भी ये हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए होता था जो किसी और को जानता हो, जिसे ए बात बना फोन या कोडेड संदेशों के जरिए अस्पष्ट व्यवस्थाएं होती थीं। लेकिन किसी को ये ठीक ठीक पता हो कि उनका अड्डा कहाँ है। इस वजह से पूरा पिट गैंग तनाव में था। तुम्हें कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं, आरव ने दृढ़ता से कहा। यह तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूंगा और तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम इसे लेने को तैयार हो या नहीं।
ये लड़का क्या है? गैंग की एक लड़की पूजा राणे ने पीछे से तंज कसते हुए कहा। वह एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन रवि ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। लेकिन रवि, उसने विरोध किया। यह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे ये तुम्हारे बराबर है। इसे कोई तोहफा लाना चाहिए था या गिड़गिड़ाना चाहिए था। ये कि हमने सिर्फ उनके यहाँ आने की वजह से उनकी टांगें नहीं तोड़ी। हमारे स्कूल में उन्होंने एक बड़ा समूह बना लिया है। मुझे निशाना बनाया गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, न तो कब्जा करने के लिए, न ही हंगामा मचाने के लिए। मुझे बस मेरे निशाने तक पहुंचने में तुम्हारी मदद चाहिए। आरव अपने शब्दों को सावधानी से चुन रहा था, कोशिश कर रहा था कि काम को उनके लिए छोटा न लगे। आखिरकार वे एक गैंग थे। उसमें गर्व था। हाई स्कूल के बच्चों के खिलाफ जाना गैंग की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं था। ये छोटा, कमजोर लगता था, और जो राशि आरव एक दिन के काम के लिए दे रहा था, वह किसी के लिए भी लुभावना था। उनके आसपास के पिट गैंग के सदस्य अंधेरे में हंसे। कुछ पहले से ही करीब आ रहे थे, उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। याद रखो मैंने क्या कहा। मैं तुम्हें यहां अपने बॉडीगार्ड के रूप में लाया हूं, तो शायद तुम्हें वह पैसा कमाना शुरू कर देना चाहिए। समूह देखता रहा क्योंकि गैंग के सदस्य धीरे धीरे करीब आए। उनकी मुस्कानें चौड़ी थीं, हाथों में हथियार थे और गले से अंधेरी हंसी निकल रही थी। हर क्राइम मूवी की यादें जो उन्होंने कभी देखी थीं, उनके दिमाग में उमड़ पड़ी। माहौल, वातावरण, सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था। अगर उनकी लाशों को ऐसी जगह पर निपटाया गया तो शायद हफ्तों तक कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, अगर कोई ढूंढ भी पाए। अरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई योजना तो है ना? सुरेश ने तुरंत फुसफुसाते हुए पूछा। है ना? तुम्हें पता था कि जब तुमने इतने पैसे की बात की थी तो उनके पलटने की संभावना थी। हाँ, आरव ने शांति से कहा। मेरे पास एक योजना है। सुरेश और जतिन ने राहत की सांस ली। योजना तुम लोग हो, आरव ने उनकी ओर देखते हुए कहा। तुम मेरे गार्ड हो, याद है? ये वह योजना नहीं थी जिस की उन्हें उम्मीद थी, और अब बहुत देर हो चुकी थी। पिट के सदस्य उन पर झपट पड़े। सुरेश ने सहज रूप से कदम बढ़ाया। जैसे ही एक गैंग का सदस्य उसके सिर की ओर लोहे का पाइप लाया, सुरेश ने जल्दी से अपनी बाहें उठाई और सीधे उस लड़के के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। पाइप उस आदमी के हाथ से फिसल गया, बेकार होकर एक तरफ खटखटाया, जबकि सुरेश ने कदम बढ़ाया और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। मेरी मदद करो, जतिन ने चिल्लाया, ठीक समय पर झुकते हुए जब एक ईंट उसके सिर के पास से उड़कर गई। वह पीछे की ओर लुढ़क गया, केवल यह महसूस करने के लिए कि दो और गैंग के सदस्य उसका पीछा कर रहे थे, उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। लाल कपड़ों वाला आदमी स्पष्ट रूप से लड़ना जानता है, रवि ने अपने आप से बड़बड़ाया। मुझे आश्चर्य है कि वह बाकियों के साथ क्या कर रहा है। क्या वह उनका चाचा है या कुछ और? क्या मुझे उसे पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए? जैसे ही एक पिट का सदस्य उस पर झपटा, जतिन ने आगे छलांग लगाए, अपने पैर को सीधे उस हमलावर के पेट में जड़ दिया। इससे हमलावर पीछे हट गया, लेकिन जतिन भी लड़खड़ा गया, जमीन पर गिर गया और लुढ़क गया क्योंकि दूसरा हमलावर उस पर झपट रहा था। वह रुका, अपना ध्यान सामने वाले विरोधी से हटाकर, जो किसी तरह भारी मार खाने के बावजूद अभी भी खड़ा था। इसके बजाय सुरेश जतिन की ओर बढ़ा और एक गैंग के सदस्य पर तेजी से अपरकट मारा, जो उस पर बेरहमी से हमला कर रहा था। पिट के दो सदस्य समूह से अलग हो गए, हाथों में हथियार लिए, सीधे आरव की ओर दौड़ते हुए। लेकिन जैसे ही वे दौड़े, रवि ने कुछ अजीब देखा। ये डर क्यों नहीं रहा? रवि ने सोचा, ये तो लड़ाई की ओर देख भी नहीं रहा। यह मुझे देख रहा है। ये शुरू से मुझे घूर रहा है। जैसे ही दोनों हमलावर आरव के करीब पहुंचे, एक आकृति उनके सामने आ गई, तेजी से वह कहीं से प्रकट हो गया हो। पलक झपकते ही उसने अपनी डंडी घुमाए, आने वाले लोहे के हथियार को एक तरफ हटा दिया। फिर अपनी मुद्रा बदलते हुए उसने डंडी को हमलावर के हाथ पर जोर से मारा, इतनी ताकत से कि हथियार जमीन पर खटखटाते हुए गिर गया। मैंने आपको पहले ही कई बार निराश किया है, विक्रम ने धीरे से कहा। लेकिन जब तक मैं आपके साथ शारीरिक रूप से खड़ा हूं, मैं किसी को भी आप पर हाथ नहीं डालने दूंगा, मालिक। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल के साथ। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद।